चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज है, विश्व बैंक समूह द्वारा स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2025 रिपोर्ट जारी की। तो रिपोर्ट के अनुसार ऑपरेशनल कार्बन प्राइसिंग साधनों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। यह संख्या 2005 में 5 थी, जो वर्तमान में बढ़कर 80 हो गई है। भारत, ब्राजील और तुर्की इन्हें सक्रिय रूप से विकसित कर रहे हैं। रिपोर्ट में प्रकाशित मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। तो कार्बन प्राइसिंग वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 28% कवर करता है। इसमें 43 कार्बन टैक्स और 37 उत्सर्जन व्यापार प्रणालियां शामिल हैं। राजस्व सृजन, तो वैश्विक स्तर पर 2024 में उत्सर्जन व्यापार प्रणालियों और कार्बन टैक्स से सार्वजनिक बजट के लिए 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा की कमाई हुई थी। क्षेत्रकवार कवरेज, तो विद्युत क्षेत्रक के बाद उद्योग क्षेत्रक में सबसे अधिक कवरेज है। कृषि और अपशिष्ट पर अभी भी काफी हद तक ध्यान नहीं दिया गया है। कार्बन क्रेडिट की आपूर्ति बनाम मांग, तो वर्ष 2024 में वैश्विक स्तर पर कार्बन क्रेडिट की आपूर्ति मांग से ज्यादा रही, जिसमें लगभग 1 अरब टन अप्रयुक्त क्रेडिट मौजूद थे। कार्बन प्राइसिंग के संबंध में प्रमुख प्रावधान, तो वैश्विक की बात करें तो पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6, COP 21, UNFCCC, यह अनुच्छेद सहयोगात्मक कार्बन मूल्य निर्धारण पद्धतियों की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता को सुविधाजनक बनाने के लिए आधार प्रदान करता है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ने COP 29 में अनुच्छेद 6.2 और अनुच्छेद 6.4 के अंतिम नियमों को अपनाया था। COP 29 अजरबैजान के बाकू में आयोजित किया गया था। अनुच्छेद 6.2 सहयोगात्मक उपाय था तथा अनुच्छेद 6.4 पेरिस समझौते का क्रेडिट तंत्र। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, यह आयातित उत्पादों से होने वाले उत्सर्जन पर सीमा पर कार्बन मूल्य लागू करता है, जैसे यूरोपीय संघ का CBAM। भारत, तो कार्बन क्रेडिट ट्रेंडिंग स्कीम 2023, यह योजना 2 तरह के तंत्रों का प्रावधान करती है। पहला अनुपालन तंत्र, यह उन बाध्य संस्थाओं के लिए है जो GHG उत्सर्जन तीव्रता में कमी संबंधित निर्धारित मानदंडों का पालन करके कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र अर्जित करती है। ऑफसेट तंत्र, तो यह उन गैर बाध्य संस्थाओं के लिए है जो ऐसी परियोजनाओं को पंजीकृत करवा सकती है जो उत्सर्जन में कमी या उसे समाप्त कर सकती हैं तथा जिनके बदले में वे CCCS अर्जित कर सकती हैं। देखते हैं कार्बन मूल्य निर्धारण और उसके साधन। तो कार्बन प्राइसिंग, यह एक नीतिगत उपकरण है जो GHG उत्सर्जन पर लागत तय करता है ताकि अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाली गतिविधियों से होने वाली सामाजिक और पर्यावरणीय नुकसान को दर्शाया जा सके। उत्सर्जन व्यापार प्रणाली, तो सरकार चिन्हित की गई संस्थाओं द्वारा उत्पन्न GHG उत्सर्जन की मात्रा तीव्रता पर एक सीमा निर्धारित करती है। कार्बन कर, तो सरकार चिन्हित की गई संस्थाओं पर उनके GHG उत्सर्जन के लिए शुल्क लगाती है। कार्बन क्रेडिटिंग मैकेनिज्म, तो ऐसे क्रेडिट सृजित किए जाते हैं जिन्हें खरीदा या बेचा जा सकता है। ये स्वैच्छिक गतिविधियों के जरिए उत्सर्जन घटाने पर मिलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट न्यूज है हमारी। केंद्र सरकार ने वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन को आसान बनाने के लिए FRA प्रकोष्ठों को मंजूरी दी। तो केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान नामक केंद्रीय योजना के तहत वन अधिकार कानूनों को लागू करने के लिए अब तक 324 जिला स्तरीय FRA प्रकोष्ठों की स्थापना को मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त विविध राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्य स्तरीय FRA प्रकोष्ठों को भी मंजूरी दी गई है। जिला स्तरीय FRA प्रकोष्ठों के विषय में देखते हैं। उद्देश्य है वैधानिक समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों में हस्तक्षेप किए बिना FRA दावों से जुड़ी कागजी कार्यवाही और डेटा प्रबंधन में सहायता करना। इन प्रकोष्ठों के संचालन से जुड़े नियम धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कार्यक्रम से तय होंगे। तात्पर्य यह है कि ये नियम अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2006 यानी साधारण रूप से वन अधिकार अधिनियम से तय नहीं होंगे। मुख्य कानून राज्य सरकारों को वन अधिकार दावों की प्रक्रिया के लिए फ्रेमवर्क बनाने का निर्देश देता है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: ग्राम सभा वन अधिकार समितियां, उपमंडल स्तरीय समितियां, जिला स्तरीय समितियां और राज्य निगरानी समितियां। नए प्रकोष्ठों की स्थापना से जुड़ी हुई चिंताएं, तो मुख्य कानून के दायरे से बाहर एक समानांतर FRA तंत्र का निर्माण, अधिक समितियां या प्रकोष्ठ जोड़ने से FRA कार्यान्वयन से संरचनात्मक मुद्दों का समाधान नहीं हो सकता। लंबित दावों की अधिकता के कारण मुख्य कारणों में शामिल है उपमंडल और जिला स्तर की समितियों की कम बैठकें होना तथा मंजूर किए गए दावों पर कार्यवाही करने में वन विभाग द्वारा रुचि नहीं दिखाना। वन अधिकार अधिनियम के तहत अधिकार, तो अधिनियम में प्रदान किए गए हैं: भूमि वन, भूमि पर अधिकार यानी 4 हेक्टेयर तक, आजीविका, जीविकोपार्जन के लिए स्वयं खेती करने और रहने के अधिकार, गौण वनोपज, तो गौण वनोपज एकत्र करने का अधिकार, चराई, तो पशुधन के लिए चराई का अधिकार, ANAG, तो वनों की सुरक्षा और प्रबंधन का अधिकार और अधिकार,
तो अन्य सामुदायिक अधिकार। सभी अधिकार सुरक्षित हैं, वंशानुगत लेकिन हस्तांतरणीय या विक्रय योग्य नहीं। संयुक्त रूप से पंजीकृत तो दोनों पति पत्नी के नाम पर संयुक्त रूप से पंजीकृत यदि विवाहित हैं। छूट तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पूर्व मंजूरी से छूट। वनवासी और पारंपरिक समुदाय को सशक्त बनाना। ये बात की हमने FRA के तहत अधिकारों की। अब बात करेंगे अगली न्यूज की, जो है केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय क्षेत्रक योजना की निधियों को प्रत्यक्ष रूप से जारी करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। तो केंद्रीय क्षेत्रक योजनाएं पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित और कार्यान्वित की जाती हैं। इनमें संविधान की संघ सूची में सूचीबद्ध विषयों से संबंधित योजनाएं शामिल होती हैं। इसके विषय में देखते हैं। तो केंद्रीय नोडल एजेंसी, तो प्रत्येक केंद्रीय क्षेत्रक योजना के लिए संबंधित मंत्रालय या विभाग एक एजेंसी को केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त करेगा। यह एजेंसी योजना को कार्यान्वित करेगी। इन एजेंसियों में स्वायत्त संस्थाएं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या राज्य एजेंसियां शामिल होंगी। बजट निर्धारण और बचत, तो संबंधित मंत्रालयों को अपनी योजनाओं के बजट का यथार्थवादी तरीके से आकलन करना होगा। विशेष रूप से वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही तक योजना के तहत किसी भी संभावित बचत या अनुप्रयुक्त राशि की जानकारी देनी होगी। वित्त वर्ष के अंत तक किसी योजना के तहत अप्रयुक्त राशि समाप्त मानी जाएगी और उसे अगले वर्ष के आवंटन में नहीं जोड़ा जा सकेगा। जस्ट इन टाइम फंड रिलीज, तो फंड केवल आवश्यकता पड़ने पर ही जारी किया जाएगा। साथ ही एक बार में अधिकतम 25% फंड की ही जारी किया जाएगा। अगली किश्त तभी जारी की जाएगी जब पहले दिए गए फंड का 75% उपयोग हो चुका हो और निर्धारित शर्तें पूरी की गई हों। दिशा निर्देशों का महत्व, तो फंड का प्रभावी उपयोग एक बार में केवल 25% फंड जारी करने और इस जारी फंड के 75% उपयोग की शर्त यह सुनिश्चित करेगी कि फंड का वास्तविक उपयोग हो, न केवल उसे जमा रखा जाए। जवाबदेही बढ़ाना, तो नया फंड जारी करने से पहले पूर्व में जारी फंड के समुचित उपयोग की शर्त वास्तव में कार्यान्वयन एजेंसियों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करेगी। देखते हैं केंद्रीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए किए गए अन्य उपाय कौन से हैं। तो लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली का उपयोग अनिवार्य किया गया है। इसका उद्देश्य जारी फंड की निगरानी करना और रियल टाइम आधार पर ट्रैकिंग करना तथा अप्रयुक्त राशि पर नियंत्रण रखना है। सनसेट क्लॉज का प्रावधान, तो 2017 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सभी सरकारी योजनाओं के लिए सनसेट क्लॉज और योजना के आउटकम की समीक्षा अनिवार्य कर दी थी। इन प्रावधानों का उद्देश्य योजनाओं के क्रियान्वयन को केंद्र और राज्य सरकारों के वित्तीय संसाधनों के चक्र के अनुरूप रखना है। इन योजनाओं की अवधि वित्त आयोग के कार्यकाल के साथ समाप्त हो जाती है। गैर सरकारी विधेयक, तो संसद में सरकारी विधायी प्रस्ताव और योजनाएं विधेयक 2022 प्रस्तुत किया गया था। इस विधेयक का उद्देश्य विधायी व नीति निर्माण प्रक्रिया में जवाबदेही एवं संसद द्वारा निगरानी सुनिश्चित करना तथा केंद्र सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यय को और अधिक प्रभावी बनाना है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने डिजिटल कृषि मिशन के तहत एग्री स्टैक को मजबूत करने के लिए 6000 करोड़ रुपए की घोषणा की। तो यह घोषणा एग्री स्टैक पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान की गई है। इसमें किसान रजिस्ट्रियों और कानूनी उत्तराधिकारी प्रणालियों के विकास के लिए 4000 करोड़ रुपए तथा डिजिटल फसल सर्वेक्षण करने के लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है। डिजिटल कृषि मिशन के विषय में, तो यह मिशन 2024 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य किसान केंद्रित डिजिटल समाधानों के लिए एक मजबूत डिजिटल कृषि इकोसिस्टम बनाना तथा समय पर एवं विश्वसनीय फसल संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एग्रीस्टैक, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली, व्यापक मृदा उर्वरता और प्रोफाइल मानचित्र आदि के निर्माण की परिकल्पना की गई है। एग्रीस्टैक के विषय में, तो किसानों को आधार कार्ड के समान एक डिजिटल पहचान दी जाएगी जो राज्य के भूमि रिकॉर्ड, पशुधन स्वामित्व आदि से जुड़ी होगी। इसमें केंद्र और राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सहयोग सुनिश्चित करने के लिए संघीय संरचना बनाई गई है। डिजिटल कृषि पर अन्य पहले, तो कृषि निर्णय सहायता प्रणाली 2024 यह भूस्थानिक और गैर भूस्थानिक डेटा को एकीकृत और मानकीकृत करती है। इसमें उपग्रह से प्राप्त मौसम संबंधी व मृदा संबंधी डेटा भी शामिल है। राष्ट्रव्यापी मृदा संसाधन मानचित्रण परियोजना, तो ये पहल भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण ने शुरू की है। इसके तहत ग्राम स्तर पर मृदा का वर्गीकरण किया जाता है। DGCES, इसका उद्देश्य संपूर्ण सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और स्वचालित करना है। देखते हैं एग्रीस्टैक के तहत रजिस्ट्रियां या डेटाबेस। तो किसान रजिस्ट्री ये राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा बनाई और संचालित की जाती हैं। ये किसानों से संबंधित व्यापक और उपयोगी जानकारी प्रदान करती है। भू संदर्भित ग्राम मानचित्र, तो इनका डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जाता है। ये खेत के स्तर पर सटीक डेटा संग्रह और भूखंड स्तर पर डेटा बिंदुओं का मानचित्रण करने में मदद करते हैं। डिजिटल फसल सर्वेक्षण के माध्यम से बोई गई फसल रजिस्ट्री, तो यह गिरदावरी जैसी पारंपरिक विधियों की जगह लेती है। इसमें मोबाइल इंटरफेस के माध्यम से सीधे खेत से फसल की जानकारी एकत्र की जाती है।
फिर नेक्स्ट न्यूज़ है, एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार युवाओं में बुजुर्गों के प्रति सम्मान है, लेकिन वे उनसे खुद को जोड़ने में कठिनाई महसूस करते हैं। तो हालिया जनसांख्यिकीय बदलाव और परिवार की संरचना में परिवर्तन की वजह से अलग अलग पीढ़ियों के संबंध भी बदल गए हैं। इस बदलाव की वजह से बुजुर्ग खुद को उपेक्षित महसूस करते हैं और युवा अलग अलग अपेक्षाओं के कारण मुश्किलों का सामना करते हैं। उपयुक्त समस्याओं को दूर करने के लिए दोनों पीढ़ियों के बीच यानी अंतरपीढ़ीगत प्रभावी संवाद आवश्यक हो जाता है। देखते हैं अंतरपीढ़ीगत संवाद में बाधक तत्व। तो जनरेशन गैप परसेप्शन इंडेक्स, तो इस इंडेक्स के अनुसार दो पीढ़ियों में अंतर केवल उम्र से नहीं बल्कि शिक्षा, निर्भरता और भावनात्मक दूरी से भी आता है। पीढ़ियों के बीच में संवाद में बाधक कारक, तो 76% बुजुर्ग और 74% युवा मानते हैं कि युवाओं की व्यस्त दिनचर्या सबसे बड़ी बाधा है। संवाद सहजता की सीमा, तो यह अलग अलग विषयों और अलग अलग रिश्तों पर निर्भर करती है। जीवन जीने से जुड़ी सलाह जैसे विषयों पर दोनों पीढ़ियों के बीच तुलनात्मक रूप से सहज रूप से वार्ता होती है, लेकिन करियर या शिक्षा की योजनाएं सबसे असहज संवाद मानी जाती है। दो पीढ़ियों के बीच संवाद को बढ़ावा देने के लिए सिफारिशें, तो बुजुर्गों की संवेदनाओं के बारे में जागरूकता फैलाना, स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में इस विषय को शामिल करना चाहिए ताकि युवाओं में अपने बुजुर्गों की भावनाओं के प्रति सहानुभूति विकसित हो सके। युवाओं के नेतृत्व में प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना, तो डिजिटल बड़ी कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। इसके तहत तकनीकी रूप से कुशल युवा बुजुर्गों को धैर्यपूर्वक डिजिटल डिवाइस का उपयोग करना सिखाएंगे। समुदाय द्वारा संचालित वृद्धजन सहायता केंद्रों की स्थापना, तो इन केंद्रों में वृद्धजनों को देखभाल की सभी सेवाएं उपलब्ध करानी चाहिए। इनमें भावनात्मक सलाह आदि भी शामिल होनी चाहिए। अलग अलग पीढ़ियों के बीच मिलन कार्यक्रम संचालित करना, तो जैसे विजडम एक्सचेंज के तहत बुजुर्ग अपनी पारंपरिक कौशल साझा करते हैं और युवा इन बुजुर्गों को आधुनिक ज्ञानों से अवगत कराते हैं। अलग अलग विषयों पर युवा और बुजुर्गों की अलग अलग सोच, धारणा के स्तर पर भिन्न सोच। तो युवाओं की सोच क्या है, वे बुजुर्गों को बुद्धिमत्ता से जोड़कर देखते हैं, और बुजुर्गों की सोच भावनात्मक रूप से खुद को उपेक्षित और आज़ादी में कमी महसूस करते हैं। डिजिटल डिवाइड, तो बुजुर्ग डिजिटल डिवाइस चलाना सीखने में रुचि नहीं रखते, युवाओं में धैर्य की कमी है और वे किसी विषय के बारे में जल्दबाजी में व्याख्या प्रस्तुत कर देते हैं। पारिवारिक बनाम पेशेवर तरीके से देखभाल, तो युवा अपने बुजुर्ग माता पिता की खुद से देखभाल करने के बजाय किसी पेशेवर को इसके लिए कार्य पर रखना पसंद करते हैं। वे बुढ़ापे में अपने परिवार के साथ जीवन जीना पसंद करते हैं। बढ़ती आयु में आकांक्षाएं, तो परिवार या सेवानिवृत्त समुदाय के निकट स्वतंत्र जीवन यापन। बुजुर्गों की सोच, तो वृद्धावस्था में परिवार आधारित जीवन यापन। फिर अगली न्यूज है हमारी, रियासी यानी जम्मू कश्मीर में वनाग्नि की भीषण घटना घटी। तो जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में NH 144A के पास सैकड़ों हेक्टेयर वन भूमि वनाग्नि की चपेट में आ गई। घटना के बाद वन अधिकारियों तथा आपातकालीन सेवाओं द्वारा तत्काल कार्यवाही की गई। इसके विषय में देखते हैं, जंगल या उसके किसी भाग में अनियंत्रित तरीके से आग लग जाती है जो उसे वनाग्नि कहा जाता है। वन क्षेत्रों में यह आग वनस्पति के माध्यम से तेजी से फैलती है, इस वजह से पारिस्थितिकी, आर्थिक और सामाजिक नुकसान होता है। वनाग्नि के कारण, तो प्राकृतिक कारण बिजली गिरने तथा लंबे समय तक सूखा पड़ने की वजह से वनस्पति सूख जाती है जिससे आग लगने की संभावना बढ़ जाती है आदि। मानव जनित कारण, तो झूम कृषि जैसे पारंपरिक काटो और जलाओ कृषि प्रथाएं, लापरवाही, जलती हुई सिगरेट फेंकना, कैंपिंग के दौरान बिना बुझी आग छोड़ देने आदि। जलवायु परिवर्तन, तो मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन के कारण लंबे समय तक सूखा पड़ना, हीटवेव्स की आवृत्ति, तीव्रता और अवधि में वृद्धि होना आदि। वनाग्नि की रोकथाम और शमन के लिए मौजूदा उपाय, तो वनाग्नि रोकथाम और प्रबंधन योजना यह केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित एक योजना है। यह राज्यों को वनाग्नि की रोकथाम, तैयारी और प्रबंधन में सहायता प्रदान करती है। वनाग्नि पर राष्ट्रीय कार्य योजना, तो इसका उद्देश्य समुदाय की भागीदारी और प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से वनाग्नि की घटनाओं को कम करना है। वन सर्वेक्षण इंडिया का फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम, तो इसके तहत आरंभिक चेतावनी जारी करने के लिए MODIS यानी मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर और SNPP-VIIRS उपग्रह डेटा का उपयोग किया जाता है। अब बात करेंगे अन्य सुर्खियों की, जिसमें पहली न्यूज है एविलिस्ट। तो पक्षियों के प्रभावी संरक्षण में सहायता के लिए पक्षी प्रजातियों की पहली एकीकृत वैश्विक चेकलिस्ट एविलिस्ट लाइव हो गई है। यह अंतर्राष्ट्रीय पक्षी विज्ञान समिति और क्लेमेंट्स सूचियों की जगह लेगी। इसे सालाना अपडेट किया जाएगा। इसके विषय में देखते हैं, विश्व के पक्षियों का सबसे वर्तमान और प्रामाणिक वर्गीकरण प्रदान करेगा। यह एक सहयोगात्मक वैश्विक प्रयास है। इसमें बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, कॉर्नेल लैब ऑफ ऑर्निथोलॉजी, अमेरिकन ऑर्निथोलॉजिस्ट्स सोसाइटी, इंटरनेशनल ऑर्निथोलॉजिस्ट्स यूनियन और एवीबेस के प्रतिनिधि शामिल थे।
इसमें 11,131 प्रजातियां, 19,879 उप प्रजातियां, 2,376 वंश, 252 कुल और 46 गण शामिल हैं। नेक्स्ट है शिपकीला। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिपकीला में बॉर्डर टूरिज्म गतिविधियां शुरू की। इसके विषय में देखते हैं। भारत तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र सीमा पर 3,930 मीटर की ऊंचाई पर है। स्थान किन्नौर जिला हिमाचल प्रदेश। यह एक पहाड़ी दर्रा और एक सीमा चौकी है। नदी सतलज इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। सतलज नदी मानसरोवर के पास राक्षस ताल से निकलती है। महत्व है, प्राचीन रेशम मार्ग पर स्थित होने के कारण सदियों से एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग रहा। इसे 2020 में कोविड महामारी के बाद बंद कर दिया गया था। फिर नेक्स्ट है स्टेटिन। तो एक नए अध्ययन में स्पेसिस के मरीजों में मृत्यु दर कम करने में स्टेटिन की भूमिका पाई गई। स्पेसिस को पहले ब्लड पॉइजनिंग कहा जाता था। यह एक जानलेवा स्थिति है। इसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली किसी संक्रमण के प्रति जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देती है। इस वजह से शरीर में तीव्र सूजन हो जाती है। इसके विषय में देखते हैं। एक प्रकार की दवाओं का समूह है जो मुख्यतः हृदय रोगों के इलाज में प्रयुक्त होती हैं। यह रक्त में LDL खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। इसमें सूजन रोधी, प्रतिरक्षा नियंत्रक, एंटीऑक्सीडेंट और शरीर के भीतर खून के थक्के बनने से रोकने वाली क्षमता होती है। यह अत्यधिक सृजन को कम करने, एंडोथेलियल फंक्शन को सुधारने और संभावित रोगाणुरोधी प्रभाव दिखाने में सहायक होता है। फिर नेक्स्ट, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर टैक्स। तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड क्रिप्टो करेंसी जैसी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के माध्यम से कर चोरी और अघोषित आय के शोधन की जांच कर रहा है। VDAS में डिजिटल परिसंपत्तियां हैं जो लेन देन के लिए ब्लॉकचेन या क्रिप्टोग्राफिक तकनीक का उपयोग करती हैं। इसके विषय में देखते हैं। CBDT का NUDGE नॉन इंट्रूसिव यूजेस ऑफ डेटा टू गाइड एंड इनेबल दृष्टिकोण। तो ये पहले विश्वास यानी ट्रस्ट फर्स्ट की नीति पर आधारित है। इसका उद्देश्य है कि लोग स्वेच्छा से टैक्स विवरण दें और अगर VDA यानी जैसे क्रिप्टो करेंसी से होने वाली आय सही ढंग से घोषित नहीं की गई है तो उसे अपडेट कर उन्हें सही जानकारी दें। लागू कर दें। वित्त अधिनियम 2022 के अनुसार VDAS लाभ पर फ्लैट 30% टैक्स, निवासियों को VDAS के अंतरण पर 1% TDS। नेक्स्ट, होर्मुज जलडमरू मध्य है। तो हाल ही में इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों से सामरिक व रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरू मध्य के माध्यम से होने वाले समुद्री व्यापार के समक्ष खतरा पैदा हो गया है। देखते हैं इसके विषय में। यह ओमान और ईरान के बीच अवस्थित है। यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल चौक पॉइंट है। वैश्विक पेट्रोलियम तरल पदार्थ की खपत का लगभग 21% हिस्सा यहीं से गुजरता है। सीमावर्ती राष्ट्र उत्तर ईरान से घिरा हुआ है, दक्षिण संयुक्त अरब अमीरात और ओमान के मुसंदम प्रायद्वीप से घिरा हुआ है। फिर नेक्स्ट है महिला राजनीतिक नेतृत्वकर्ता 2025। तो UN वीमेन की एक नई फैक्टशीट के अनुसार वैश्विक स्तर पर राजनीतिक नेतृत्व की भूमिकाओं से महिलाएं हटती जा रही हैं। इसके मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। तो एक प्रमुख के रूप में महिला, तो केवल 25 देश में ही महिलाएं शीर्ष नेतृत्व की किसी भूमिका में हैं। वैश्विक स्थिति, दुनिया भर में केवल 22.9% कैबिनेट मंत्री महिलाएं हैं। भारत की स्थिति, कैबिनेट मंत्री पदों पर महिलाओं की संख्या के मामले में भारत 181 देशों में 174वें स्थान पर है। यहाँ राजनीतिक नेतृत्व में महिलाओं की हिस्सेदारी मात्र 5.6% है, जो दुनिया में सबसे कम है। पोर्टफोलियो के बंटवारे में भेदभाव, तो महिलाओं को ज्यादातर सामाजिक क्षेत्रों जैसे परिवार और बच्चों से जुड़े पोर्टफोलियो दिए जाते हैं, जबकि पुरुषों को आर्थिक एवं रणनीतिक विभाग जैसे महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो दिए जाते हैं। नेक्स्ट, विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो। तो अहमदाबाद हवाई अड्डे पर हुई एयर इंडिया फ्लाइट की दुर्घटना की जांच विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो कर रहा है। इसके विषय में देखते हैं। AAIB की स्थापना 2012 में नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न कार्यालय के रूप में की गई थी। यह 1944 के अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन कन्वेंशन के एनेक्स 13 के तहत भारत के दायित्वों को पूरा करने के लिए उत्तरदायी है। कार्य, यह विमान दुर्घटना और घटनाओं की जांच नियम 2017 के तहत केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त कोर्ट या जांच अधिकारियों को जांच एवं प्रशासनिक कार्यों में मदद करता है। 2250 किलोग्राम से अधिक वजन वाले विमान, ऑल अप वेट या टर्बोजेट विमान से जुड़ी सभी दुर्घटनाओं और गंभीर घटनाओं की जांच AAIB द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है ब्लैक बॉक्स। तो विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो ने एयर इंडिया के बोइंग 787 विमान के मलबे से ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया। इसके विषय में देखते हैं। इसमें 2 महत्वपूर्ण फ्लाइट रिकॉर्डिंग डिवाइस होते हैं। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, तो यह उड़ान के दौरान विमान की गति, ऊंचाई, इंजन की स्थिति जैसे महत्वपूर्ण डेटा को रिकॉर्ड करता है। कॉकपिट वॉइस
रिकॉर्डर तो पायलट्स के बीच बातचीत, अलार्म और कॉकपिट की पृष्ठभूमि की आवाजें रिकॉर्ड करता है। उद्देश्य है विमान की उड़ान के दौरान और दुर्घटना के समय की महत्वपूर्ण जानकारी को रिकॉर्ड करना। रंग यह चमकीले नारंगी रंग का होता है ताकि दुर्घटना के बाद आसानी से दिखाई दे सके। सामग्री इसे मजबूत धातुओं से बनाया जाता है और यह अत्यधिक गर्मी या ठंड से सुरक्षित रहता है। स्थान इसे विमान के पिछले हिस्से में रखा जाता है क्योंकि वहां दुर्घटना का प्रभाव सबसे कम होता है। अंत में बात करेंगे सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की, जो है रामप्रसाद बिस्मिल। तो प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी नेता रामप्रसाद बिस्मिल को उनकी जयंती 11 जून पर देशवासियों ने याद किया। उनका जन्म शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे बचपन से ही आर्य समाज के विचारों से गहरे रूप से प्रभावित थे। मुख्य योगदान तो क्रांतिकारी गतिविधियां 1918 में मैनपुरी षड्यंत्र के माध्यम से लोगों की नजर में आए। इसमें उन्होंने राष्ट्रवादी विचारों के प्रसार के लिए प्रतिबंधित किताबों का वितरण किया था। एचआरए की स्थापना तो 1924 में उन्होंने सचिंद्रनाथ सान्याल और अन्य के साथ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की सह स्थापना की थी। बाद में इसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन नाम दिया गया था। काकोरी षड्यंत्र 1925 तो रामप्रसाद बिस्मिल काकोरी ट्रेन डकैती के सूत्रधार थे। जेल विरोध तो जेल में रहते हुए बिस्मिल और उनके साथियों ने उन्हें राजनीतिक कैदियों के रूप में मानने तथा जेल की कठोर परिस्थितियों का विरोध करने के लिए भूख हड़ताल की थी। साहित्यिक कार्य उन्होंने बिस्मिल, राम और अज्ञात उपनामों से हिंदी एवं उर्दू में देशभक्ति कविताओं की रचना की थी। शहादत तो काकोरी मामलों में एक विवादास्पद मुकदमे के बाद उन्हें 19 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई थी। तो हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी, हमने सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया। अब इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।